हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हैं। सो इन द लास्ट क्लास हमने डार्विनियन थ्योरी, जोग्राफिकल थॉट, सम कंट्रीब्यूशंस ऑफ वी कैन से ग्रीक्स, रोमन्स, इनको डिस्कस किया था। वी हैड स्टार्टेड जोग्राफिकल थॉट इन द प्रीवियस सेशन। तो आप अगर यूजीसी नेट इसकी तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे एग्ज़ाम में आता है और काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। So today we are going to discuss about, just give me a moment. यस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डार्विनियन थ्योरी का क्या इम्पैक्ट रहा हमारे जोग्राफिकल थॉट पे। एज यू कैन सी, जो हमारी यूनिट 8 है जोग्राफिक थॉट की, इसमें जो आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी एंड जोग्राफिकल थॉट, ये पूरा आज कवर हो जाएगा यहाँ से। वैसे तो यू मस्ट बी हैविंग नोट्स, बट टुडे आई विल ट्राई कि मैं आपको मेरे नोट्स के थ्रू एंड ऑफ कोर्स जो हमारी रेफरेंस बुक है माजिद हुसैन की, इसके थ्रू मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझाने वाली हूँ। राइट, चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम, ऑफ कोर्स यू कैन फॉलो अस एंड आगे से आई विल गेट दी कंटेंट टाइप्ड। ठीक है, आज मैंने अपने ही नोट्स का यूज़ किया है विच आई यू रेफर इट वाइल टीचिंग यू। सो आगे से हम लोग इसको टाइप करवा के दे देंगे एंड इफ़ यू आर लाइकिंग इट, इफ़ यू नीड एनी थिंग एल्स, प्लीज़ गिव अ फीडबैक, लीव अ फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। नाउ द टॉपिक टुडे इज, आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल टॉपिक है इन द हिस्ट्री ऑफ जोग्राफिकल थॉट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आपकी हिस्ट्री, आपकी फिलोसॉफी, आपकी बायोलॉजी, आपकी ज्योग्राफी, राइट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स को ये मिक्स करता है, बट द की इज़ टू टीच इट एज अ स्टोरी। आपको आइसोलेटेड फैक्ट्स की तरह इसे नहीं ध्यान रखना है इस टॉपिक को, बट एज अ स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है दैट इज इम्पैक्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का क्या इम्पैक्ट रहा था ऑन जोग्राफिकल थॉट। मैं उसको जीटी से लिख रही हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, अब 1859 में चलते हैं। रीड इट एज अ स्टोरी, ओके। 1859 को ना एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है ज्योग्राफी के अंदर। 1859 इज कॉल्ड एज टर्निंग पॉइंट इन ज्योग्राफी। ऐसा क्यों? अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की हिस्ट्री देखें एक तरह से, तो 1859 सिर्फ बायोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था बल्कि ज्योग्राफी के लिए भी बहुत ही रिवोल्यूशनरी ईयर था। क्योंकि 1859 में दो मेजर इवेंट्स हुए, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट का डेथ और कार्ल रिटर का डेथ। और इसी दौरान चार्ल्स डार्विन ने पब्लिश कर दी अपनी थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। राइट, ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये ज्योग्राफी का एक एरा की एक एंड और एक नए एरा की बिगनिंग थी, वी कैन से दैट। राइट, तो 1859 मार्क्स द ट्रांजिशन, ये एक ट्रांजिशन था फ्रॉम क्लासिकल ज्योग्राफी टू मॉडर्न साइंटिफिक ज्योग्राफी। अब बैकग्राउंड समझते हैं क्या है इसका मतलब। देखो, तो डार्विन से पहले ज्योग्राफी में ना दो ग्रेट स्कॉलर्स के इन्फ्लुएंस में थी। कौन थे वो दो ग्रेट स्कॉलर्स? दैट इज अवर हम्बोल्ट, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। और हम्बोल्ट का मानना था दैट नेचर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। मतलब आपके जो पहाड़ हैं, आपकी जो नदियां हैं, आपका जो क्लाइमेट है, आपके जो वेजिटेशन है, आपके जो इंसान हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इन्होंने तो ज्योग्राफी को होलिस्टिक बनाया। किसने? हम्बोल्ट ने, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी हैं। वहीं पे रिटर, रिटर भी नेचर को क्या मानते थे? इंटरकनेक्टेड मानते थे। लेकिन रिटर की फिलॉसफी में एक और कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था टिलियोलॉजी। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा। टिलियोलॉजी क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल वर्ड है। टियोलॉजी का सीधा सा मतलब है कि एवरीथिंग इन नेचर, जो भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, एवरीथिंग इन नेचर एग्जिस्ट्स, एग्जिस्ट करता है फॉर अ पर्पस, एक पर्पस के लिए, विच इज डिसाइडेड बाय गॉड। क्या कहता है टिलियोलॉजी?
कि आपका जो भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है उसका एक पर्पस है और वो पर्पस भगवान डिसाइड करते हैं। जैसे कि माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं ताकि सिविलाइजेशंस प्रोटेक्ट हो, ये इनका कहना है। रिवर्स एग्जिस्ट करती हैं ताकि ह्यूमंस को नरिशमेंट मिले, मैनकाइंड को नरिश हो पाए। फॉरेस्ट इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि ह्यूमन वेलफेयर हो, लाइवलीहुड यहाँ पर हो सके। मतलब नेचर रैंडमली डेवलप नहीं हुई, सब कुछ एक डिवाइन पर्पस के अकॉर्डिंग बना है ना। तो अगर आप वॉच को देखते हैं, इमेजिन करो एक घड़ी है, तो टिलियोलॉजी कहेगा दैट घड़ी है मतलब किसी वॉच मेकर ने बनाई होगी। यू अंडरस्टैंड। तो ये कहना चाहते थे कार्ल रिटर कि टिलियोलॉजी के अकॉर्डिंग अर्थ भी किसी पर्पस के लिए बनी है। फिर आते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने पूरी साइंटिफिक थिंकिंग ही बदल दी। इन्होंने कहा कि नेचर किसी फिक्स्ड डिवाइन प्लान से ऑपरेट नहीं करती, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इवॉल्व करते हैं स्लोली, दे इवॉल्व स्लोली, राइट। और इवोल्यूशन होती है किस वजह से? वेरिएशन से, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, सर्वाइवल के थ्रू, अडाप्टेशन के थ्रू। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इवोल्यूशन इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज ऑर्गेनिजम्स नीड समथिंग, राइट। इवोल्यूशन इस वजह से नहीं होता है, इवोल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि नेचर में रैंडम वेरिएशंस हो रहे हैं, ये चार्ल्स डार्विन का कहना था। और जो सरवाइव करता है इन रैंडम वेरिएशंस में वही आगे रिप्रोड्यूस कर पाता है। जैसे इन्होंने जिराफ्स के बारे में बहुत अच्छी बात बोली है कि पहले का एक्सप्लेनेशन था जिराफ्स को लेके कि भगवान ने ही जिराफ की क्या बनाई है, लंबी गर्दन बनाई है। डार्विन कहते हैं कि कुछ जिराफ थोड़े से नेचुरली लंबे नेक वाले थे, उन्हें फूड इजीली नहीं मिलता था, वो सरवाइव करते थे और ग्रेजुअली क्योंकि वो फूड के लिए ऊपर ऐसे ऊपर की ओर अपना गर्दन करते थे तो लॉन्ग नेक पॉपुलेशन डोमिनेट कर गई। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इट बिकेम अ पैराडाइम शिफ्ट, यहीं से ज्योग्राफी में प्रॉब्लम शुरू हुई। रिटर कह रहे थे कि नेचर हैज पर्पस, डार्विन कह रहे थे नेचर हैज प्रोसेस। तो यहाँ पर पर्पस वर्सेस प्रोसेस की लड़ाई एक तरह से शुरू हो चुकी थी, राइट। तो टिलियोलॉजी मतलब जो रिटर ने दी थी, राइट, उस टिलियोलॉजी धीरे धीरे यहाँ पर कोलैप्स होने लगी। रिटर की फिलोसॉफिकल फाउंडेशन वीक पड़ गई और ज्योग्राफी को अपनी आइडेंटिटी दोबारा डिफाइन करनी पड़ी। इसीलिए आता है ज्योग्राफी के अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस, राइट। तो पहले ज्योग्राफी जब स्टडी सब कुछ स्टडी करती थी, माउंटेन्स, क्लाइमेट्स, रिवर्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ट्रेड, कल्चर। लेकिन 19th सेंचुरी में साइंसेस डेवलप होने लगी, डिफरेंट सब्जेक्ट सेपरेट होने लगे। क्लाइमेट अगर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट आ गया मीटियोरोलॉजी, राइट। एनिमल्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनके लिए आ गया जूलॉजी। अगर आप प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आ गया बॉटनी, राइट। अगर आप रॉक्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आ गया जियोलॉजी। अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आ गया इकोनॉमिक्स। पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं तो आ गया डेमोग्राफी। तो प्रॉब्लम क्या होने लगी, हर चीज का अलग सब्जेक्ट बनने लग गया। एंड तभी स्टूडेंट्स ने पूछा कि अगर सब सब्जेक्ट्स अलग हो गए तो ज्योग्राफी करेगी क्या, राइट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, सब्जेक्ट की जरूरत ही क्या है। और तभी आया क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ ज्योग्राफी। और ये क्राइसिस पहले भी आ चुका था, बट हम्बोल्ट ने उस समय पर इस क्राइसिस को क्या किया था, आंसर दिया था। उन्होंने कहा कि साइंस अलग अलग चीज़ों को आइसोलेट करती है। मतलब जो मीटियोरोलॉजी है ये सिर्फ क्लाइमेट देखेगी, जियोलॉजी है वो सिर्फ रॉक्स देखेगी, लेकिन रियल वर्ल्ड में प्लांट्स, क्लाइमेट, सॉइल, ह्यूमंस, इकोनॉमी, ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं और इन सबको एक साथ स्टडी करना ही ज्योग्राफी है, राइट। तो एक तरह से साइंस तो ये बोलती है कि कैसे एक फिनोमिनन काम करता है और ज्योग्राफी ये बोलती है कि इतने सारे फिनोमिनन कैसे एक प्लेस पर इंटरैक्ट करते हैं, ये ज्योग्राफी को यूनिक बनाता है। पर अनफॉर्चुनेटली 1859 में क्योंकि दोनों स्कॉलर्स की डेथ हो गई, ज्योग्राफी के पास कोई स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल लीडर नहीं था और इसी टाइम डार्विन की थ्योरी आ गई और फिर से ज्योग्राफी एक आइडेंटिटी क्राइसिस में चली गई। आई होप इट इज क्लियर। अब एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इवेंट होता है, वो इवेंट है बेटा 1871, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइट।
ज्योग्राफी का जर्मनी के यूनिफिकेशन से क्या रिलेशन? बहुत रिलेशन है। देखो, जर्मनी एक न्यूली यूनिफाइड नेशन था। अब जर्मनी को ज़रूरत थी कि उसको अपना मैप बन मिले, उसकी अपनी कॉलोनीज उसको पता हो, उसको अपने ट्रेड रूट्स पता हो, उसको अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी पता हो, रिसोर्सेज का वो सर्वे कर पाए, राइट। और ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? ज्योग्राफी प्रोवाइड करता है। इसलिए जर्मनी ने ज्योग्राफी को रिवाइव किया। यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट्स खुले और रिसर्च बढ़ने लगी। बट एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ज्योग्राफी रिवाइव तो हुई, लेकिन स्कॉलर्स एग्री नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से डुअलिज्म की शुरुआत हुई। अब ये डुअलिज्म क्या है? डुअलिज्म का मतलब एक ही सब्जेक्ट के अंदर दो ऑपोजिट अप्रोचेस का डेवलप होना। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी वर्सेस फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे कि डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबलिज्म। आप सभी ने ये शब्द सुने होंगे वैसे। तो एक ही सब्जेक्ट के अंदर जब दो ऑपोजिट अप्रोचेस डेवलप होती है, इसको डुअलिज्म कहते हैं। रिवाइवल के बाद ज्योग्राफी के सामने ना कुछ सवाल थे। पहला चैलेंज था द कंटिन्यूएशन ऑफ कलेक्टिंग फैक्ट्स अबाउट अर्थ, मतलब नए माउंटेन, नए रिवर, नए रीजन्स, एक्सप्लोरेशन, राइट। दूसरा चैलेंज था डिटेल्ड रीजनल स्टडी। क्यों? जर्मनी को कॉलोनीज चाहिए थी, ट्रेड रूट्स चाहिए थे, मिलिट्री प्लानिंग करनी थी। इसलिए प्लेस स्पेसिफिक ज्योग्राफी, जिसे आप रीजनल ज्योग्राफी कहते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनने लगी। और तीसरा चैलेंज आने लगा इसके सामने कि डेवलप साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, मतलब सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट नहीं करना है, हमें थ्योरी भी तो बनानी है। हमें ये भी तो बताना है कि डेजर्ट्स कैसे बने, सेटलमेंट्स क्यों डिफर हैं, क्लाइमेट्स क्यों वेरी करते हैं, राइट। सो इन चैलेंजेस को सॉल्व करते करते ज्योग्राफी स्प्लिट होने लगी। ज्योग्राफी स्प्लिट होने लगी इनटू फिजिकल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म, इडियोग्राफिज्म, नोमोथेटिज्म या नोमोथेटिक। और डार्विन जो थे, इनका इन्फ्लुएंस भी रहा, बिगेस्ट इन्फ्लुएंस। डार्विन इनडायरेक्टली ज्योग्राफी को बायोलॉजी जैसा साइंटिफिक बनाना चाहते थे, right? और geographers, they started giving greater importance to climate, relief, environment, evolution. मतलब ह्यूमन बींग्स को भी नेचुरल इन्वायरमेंट का क्या माना जाने लगा? प्रोडक्ट माना जाने लगा। और यहीं से इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म स्ट्रॉन्ग होने लगा। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, राइट। डिटर्मिनिज्म क्या कहता है? डिटर्मिनिज्म कहता है कि नेचर इंसानों को कंट्रोल करता है, क्लाइमेट ही डिसाइड करेगा आपकी सिविलाइजेशन कैसी होगी, माउंटेन्स डिसाइड करेंगे आपका कल्चर कैसा होगा। तो एनवायरनमेंट ही है जो आपकी सोसाइटी को शेप करने वाला है, ये डिटर्मिनिज्म कहता है। पर लेटर रेड्जल, सिंपल, हंटिंगटन, इन्होंने इसको और डेवलप किया और हम पॉसिबलिज्म पे पहुंचे। पॉसिबलिज्म, फ्रेंच जोग्राफर्स का इसमें सबसे बड़ा रोल है, जैसे कि लाप्लाश। ये कहने लगे कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि नेचर कंट्रोल करता है ह्यूमन को, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है, वी एग्री, लेकिन फाइनल डिसीजन तो ह्यूमन ही लेता है, राइट। इन इसी को क्या कहा गया? पॉसिबलिज्म कहा गया। तो देखो, मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ाया। अगेन लेट अस डू अ क्विक रिवीजन यहाँ पर करते हैं। हमने सबसे पहले बात करी क्लासिकल ज्योग्राफी की, है ना, बैकग्राउंड जब हम समझ रहे हैं। क्लासिकल ज्योग्राफी में हमने बात करी हम्बोल्ट एंड रिटर की, जिनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, राइट। फिर इनकी डेथ हुई 1859 में और डार्विन की थ्योरी आई, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इन्होंने टेलियोलॉजी को चैलेंज किया और जिसकी वजह से रिटर की जो फिलॉसफी है वो कमज़ोर पड़ने लगी और ज्योग्राफी में एक आइडेंटिटी क्राइसिस आया। इवेंचुअली ड्यूरिंग 1871 जब जर्मन यूनिफिकेशन होता है तो ज्योग्राफी फिर से रिवाइव होने लगी, राइट। साइंटिफिक ज्योग्राफी यहाँ डेवलप होने लगी, बट इवेंचुअली यहाँ पर साथ में डुअलिज्म का राइज भी देखा गया, जिसमें हम फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, रीजनल वर्सेस सिस्टमिक और डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबलिज्म की बात यहाँ पर करने लगे।
तो क्या है यहाँ पर, पब्लिकेशन जो था डार्विन का ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसने चैलेंज किया रिटर और हम्बोल्ट के व्यू को, रिटर के टेलियोलॉजिकल व्यू को, और एक आइडेंटिटी क्राइसिस को ट्रिगर किया, एंड अल्टीमेटली ही ट्रांसफॉर्म द डिसिप्लिन इनटू अ मोर साइंटिफिक सब्जेक्ट व्हिच पेव्ड द वे फॉर डुअलिज्म लाइक फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी एंड डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म। तो चलिए यहाँ पर अब हम समझते हैं, ये बैकग्राउंड रहा किस तरीके से डार्विन ने अब इम्पैक्ट करना शुरू किया। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑन जोग्राफिकल थॉट। तो कैसे कैसे अलग जो ब्रांचेस थी ज्योग्राफी की, उस पर इम्पैक्ट पड़ा डार्विन का। तो देखो, डार्विन की थ्योरी सिर्फ बायोलॉजी तक तो लिमिटेड नहीं रही। 1859 के बाद ऑलमोस्ट हर सोशल साइंस और नेचुरल साइंस ने डार्विन के आइडियाज को अपने डिसिप्लिन में अप्लाई करना शुरू कर दिया। ज्योग्राफी भी इससे अलग नहीं थी। डार्विन ने डायरेक्टली ज्योग्राफी पर किताब नहीं लिखी, लेकिन उसने इवोल्यूशन, अडाप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, इसकी फिलॉसफी ने ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट हर ब्रांच को इन्फ्लुएंस किया। इसीलिए हम कहते हैं कि डार्विन ट्रांसफॉर्म ज्योग्राफी फ्रॉम अ डिस्क्रिप्टिव डिसिप्लिन। डार्विन ने क्या किया, ज्योग्राफी को एक डिस्क्रिप्टिव डिसिप्लिन से ट्रांसफॉर्म किया एक इवोल्यूशनरी एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर, राइट। और सबसे पहला इम्पैक्ट अगर हम देखें तो वो रहा जियोमॉर्फोलॉजी पे। जियोमॉर्फोलॉजी सबसे पहले इम्पैक्ट दिखा WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस को। उन्हें फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। तो डार्विन ने कहा कि ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली इवॉल्व हुए, डेविस ने कहा कि लैंडफॉर्म्स भी ग्रेजुअली इवॉल्व करते हैं। मतलब अर्थ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह क्या है, लाइफ साइकिल फॉलो करती है। डेविस ने लैंडफॉर्म्स को 3 स्टेज में डिवाइड किया, जो कि हम पढ़ते भी हैं, राइट। एक होती है यूथ स्टेज, एक होती है मैच्योर स्टेज, और एक होती है ओल्ड स्टेज, राइट। तो यूथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिवर्स, रिवर्स एनर्जेटिक होती है यूथ स्टेज में, वर्टिकल इरोजन ज़्यादा करती है, डीप वैलीज बनाती है। फिर ये वैलीज थोड़ी सी वाइडन हो जाती है, लेटरल इरोजन बढ़ता है, लेटरल इरोजन, साइडवे इरोजन, रिलीफ रिड्यूस होने लगता है। एंड ओल्ड एज में ऑलमोस्ट प्लेन बन जाता है, डेल्टाइक डिपोजिशनल प्लेन्स बनते हैं। इसको डेविस ने बोला पेनेप्लेन, राइट। तो आप क्या नोटिस कर सकते हो यहाँ पे, डार्विन ने गेव बर्थ टू ग्रोथ एंड डेथ। डेविस ने यहाँ पर क्या किया, यूथ, मेच्योरिटी, ओल्ड एज, तीनों में डिवाइड किया एक लाइफ साइकिल को। ये डायरेक्टली इवोल्यूशनरी थिंकिंग का इन्फ्लुएंस है। तो पहला चीज तो हमने जियोमॉर्फोलॉजी में इम्पैक्ट देखा। दूसरा, हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में इम्पैक्ट देखा। यही डार्विन का सबसे कंट्रोवर्शियल इन्फ्लुएंस दिखाता है। एक जर्मन ज्योग्राफर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक रेडजिल। ही वॉज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन। उन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को ह्यूमन सोसाइटीज पर अप्लाई किया, एंड इसी को बाद में सोशल डार्विनिज्म बोला गया। सोशल डार्विनिज्म क्या है, सिंपल लैंग्वेज में जो नेचर में होता है, राइट, वही सोसाइटी में भी होता है। और स्ट्रॉन्ग जो होगा वो सरवाइव करेगा, वीक जो होगा वो उसका विनाश हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी में का क्या वर्जन है कि इन्वायरमेंट जो है वो डिसाइड करता है हमारा कल्चर, हमारी इकोनॉमी, हमारा सिविलाइजेशन, हमारा ह्यूमन बिहेवियर। यहीं से इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म स्ट्रॉन्ग हुआ। और इसी में एक और पर्सन की यहाँ पर इम्पॉर्टेंट भूमिका रही है, एंड शी इज एलन चर्चिल सैम्पल। सैम्पल ने रेड्जिल की फिलॉसफी को अमेरिका में बहुत पॉपुलर बनाया। इनका एक फेमस यहाँ पर डायलॉग है, दैट इज मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ये आपको ज्योग्राफिकल थॉट बुक में भी मिलेगा। मतलब इन्वायरमेंट ह्यूमन लाइफ को शेप करता है। इन्होंने अपनी किताब हंटिंगटन ने, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने अपनी बुक सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट में भी आर्ग्यू किया कि जो टेम्परेट क्लाइमेट वाले रीजन है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये सिविलाइजेशन के लिए आइडियल है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले रीजन्स प्रोग्रेस को स्लो करते हैं, राइट। तो आज अगर हम देखें तो ये क्रिटिसाइज होता है, आज के जोग्राफर्स इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि आप देखो सिंगापुर, दुबई, इंडिया, ब्राज़ील, ये सब ट्रॉपिकल या वार्म रीजन्स में होते हुए भी इकोनॉमिकली बहुत सक्सेसफुल है। क्लाइमेट ही सिर्फ
सिविलाइजेशन डिसाइड नहीं करता है, आपकी टेक्नोलॉजी, कल्चर, आपका एजुकेशन, पॉलिटिक्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये दो हमने पढ़े, इम्पैक्ट ऑन जियोमॉर्फोलॉजी एंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर आता है इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अगेन फ्रेडरिक रेडजिल। ठीक है, रेडजिल ने स्टेट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया, राइट। इम्पैक्ट यहाँ पर अगर हम देखें ऑन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रेडरिक रेडजिल ने स्टेट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना। जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, राइट, वैसे ही स्टेट भी ग्रो करेगा, और अगर ग्रो नहीं करेगा तो इवेंचुअली डिक्लाइन करेगा। और अनफॉर्चुनेटली रेडजिल वाज द एडवाइजर ऑफ हिटलर आल्सो। डू यू नो हिटलर? एंड इन्होंने ही हिटलर को लेबेनश्राम, दैट इज लिविंग स्पेस का आइडिया दिया था। इन्होंने ही बोला था कि स्ट्रॉन्ग स्टेट्स ज़्यादा रिसोर्सेज के लिए अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसीलिए जर्मनी ने इस आइडिया का मिसयूज़ किया और हिटलर ने लेबेनश्राम कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज़ भी किया था, राइट। तो डार्विन इनडायरेक्टली आप देख रहे हो जियोपॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक अमेरिकन नेवल स्ट्रैटेजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी बुक द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री ये दी थी, इनका सरनेम है महान। इन्होंने कहा कि अगर आपको दुनिया पर राज करना है, मतलब आपकी नेवल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। जो समुंदर को कंट्रोल करेगा वो ट्रेड और एम्पायर कंट्रोल करेगा, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर। इस पे रिएक्शन दिया हेल्फोर्ड मैकिंडर ने दिया हार्टलैंड थ्योरी, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रेलवेज डेवलप हो रहे हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हो रहा है, अब सिर्फ नेवी से काम नहीं चलेगा। जिसके पास हार्टलैंड मतलब सेंट्रल यूरेशिया वाला रीजन, जिसके पास हार्टलैंड होगा, राइट, उसके पास रिसोर्सेज, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक लोकेशन होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनका एक फेमस कोट है कि हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, एंड हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। फिर आते हैं स्पाइकमैन ने मैकिंडर को मॉडिफाई किया। इन्होंने कहा हार्टलैंड से ज्यादा रिमलैंड इंपॉर्टेंट है। अब रिमलैंड कहाँ पर है? अगर आप देखेंगे यहाँ मैप में, रिमलैंड जो नीचे वाला ये पूरा रीजन है, क्योंकि पॉपुलेशन, पोर्ट्स, ट्रेड, इंडस्ट्री सब कुछ तो रिमलैंड में है, राइट। तो इंग्लैंड और अमेरिका ये सेम कंट्री है, बिकॉज अमेरिका वाज इंग्लैंड्स कॉलोनी। ये जियोपॉलिटिक्स का एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है, समझे। हार्टलैंड का पार्ट इंडिया नहीं है, इंडिया रिमलैंड रीजन में आती है। कोल्ड वॉर में इंडिया को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिला है हार्टलैंड और इंडियन ओशन के बीच लोकेशन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो आप जियोपॉलिटिक्स में देखते हो ना, ये सब कुछ डार्विन के इम्पैक्ट, जोग्राफिकल थॉट इम्पैक्ट से आ रहा है, राइट। फिर हम बात करें कि डार्विन की थ्योरी का अर्बन ज्योग्राफी पे क्या इम्पैक्ट रहा, तो डार्विनियन की थिंकिंग यहाँ भी अप्लाई हुई है। सिटीज को भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह देखना शुरू किया गया, गॉट इट। जैसे कि पैट्रिक गैरिस करके एक स्कॉटिश प्लानर रहे हैं, उन्होंने सिटी को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला और कहा कि सिटीज भी क्या करती हैं, वो भी जन्म लेती हैं, वो भी ग्रो करती हैं, वो भी अडेप्ट करती हैं, और वो भी डिक्लाइन करती हैं। तो सिटीज के अंदर भी इकोलॉजिकल कंपटीशन होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे दिल्ली का सीपी, राइट, हमारे यहाँ का सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, दैट इज हाईएस्ट कंपटीशन वाला एरिया है। ये लैंड वैल्यू यहाँ की हाईएस्ट है, कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इकोसिस्टम में स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज बेस्ट नीश ऑक्यूपाई करती है, राइट। फिर वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने सेंट्रल प्लेस थ्योरी दिया, मार्क जेफरसन ने प्राइमेट सिटी रूल दिया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर एट लास्ट आते हैं हम इम्पैक्ट ऑन कल्चरल ज्योग्राफी।
तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट कहते हैं कि इन्वायरमेंट ही क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट शेप्स ह्यूमंस। लेकिन कार्ल सोर कार्ल सोर ने कहा कि ह्यूमन भी इन्वायरमेंट को शेप करता है। जैसे कि कैसे शेप करता है, हमारा जो नेचुरल लैंडस्केप है उसको मॉडिफाई कौन करता है, इंसान। उस पे इंसान ह्यूमन एक्टिविटीज करेगा, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर, राइट, एग्रीकल्चर करेगा, राइट, उस पे रोड्स बनाएगा, उस पे टेम्पल बनाएगा, उस पे इंडस्ट्री खोलेगा, और उस नेचुरल लैंडस्केप को कन्वर्ट करेगा एक कल्चरल लैंडस्केप के अंदर। सो जैसे कि आपका एग्जाम्पल है आपका नेचुरल यमुना फ्लड प्लेन, क्या हो गया यहाँ पे, दिल्ली बस गया इसके आसपास, राइट, मेट्रो निकल गई, रोड्स निकल गई, सरकारी बिल्डिंग्स निकल गई इसी पे, राइट। ये क्या है, दिस इज द कल्चरल लैंडस्केप। तो ये पॉसिबिलिज्म के डायरेक्शन में एक पहला स्टेप था, राइट। तो ओवरऑल इम्पैक्ट की अगर अपन बात करें तो डार्विन के बाद ज्योग्राफी में इवोल्यूशनरी थिंकिंग, साइंटिफिक मेथड, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, फील्ड ऑब्जर्वेशन, एनवायरमेंटल स्टडी सब कुछ स्ट्रेंथन हुआ। लेकिन फिर 1950s 1960s में ज्योग्राफी में एक और ट्रांसफॉर्मेशन देखा, और वो था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। मतलब अब ज्योग्राफी सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं करती थी, राइट, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर मॉडल, प्रोबेबिलिटी, स्पेशल एनालिसिस, ये सब यूज होने लगे, राइट। सिस्टम एनालिसिस आया। सिस्टम एनालिसिस, व्हाट इज दिस, अर्थ को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में स्टडी किया जाने लगा। जैसे कि एग्जाम्पल, जिस जगह का जैसा क्लाइमेट है वो डिफाइन करेगा वहाँ की सॉइल, और जैसी वहाँ की सॉइल होगी उस तरह का वेजिटेशन वहाँ पर पाया जाएगा, और जैसा वेजिटेशन होगा वही शेप करेगा वहाँ की एग्रीकल्चर को, और एग्रीकल्चर जैसा होगा वो शेप करेगा वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो रह रहे हैं, पॉपुलेशन को, एंड इवेंचुअली दिस विल शेप इकोनॉमी। तो हर कुछ, हरी सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ये अप्रोच इनडायरेक्टली हम्बोल्ट की होलिस्टिक थिंकिंग और डार्विन की साइंटिफिक थिंकिंग का सिंथेसिस था। अगर आप देखेंगे सिस्टम एनालिसिस है क्या, तो जो हम्बोल्ट की जो होलिस्टिक थिंकिंग थी, राइट, होलिस्टिक थिंकिंग, एंड डार्विन का साइंटिफिक थिंकिंग, सिंपली अगर मैं कहूँ तो ये इस दोनों थिंकिंग का एक सिंथेसिस यहाँ पे हमने देखा है, राइट। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसका कंप्लीट फ्लो चार्ट बनाएं तो डार्विन ने 1859 में अपनी थ्योरी ऑफ स्पीशीज दी, इवोल्यूशनरी थिंकिंग डेवलप करी, राइट, और इसका इम्पैक्ट हमने ज्योग्राफी के डिफरेंट डोमेन्स में देखा, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर एक्सप्लेन्ड बाय डेविस, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम देखते हैं कैसे रेड्जल से सिंपल और हंटिंगटन ने इसको एक्सप्लेन किया। देन तीसरा हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी इसका इम्पैक्ट देखा, अगेन रेड्जल का ऑर्गेनिक स्टेट कॉन्सेप्ट, एंड इससे शेप हुआ जियोपॉलिटिक्स। फिर हमने अगेन अर्बन ज्योग्राफी में भी इसका इम्पैक्ट देखा, विच वॉज एक्सप्लेन बाय पैट्रिक गेदिस, सिटी को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म माना, एंड एट लास्ट कल्चरल ज्योग्राफी जिसमें हमने कार्ल सोर का डिस्क्रिप्शन देखा, एंड अल्टीमेटली इट लेड टू द कमिंग अप ऑफ साइंटिफिक, वी कैन से, ज्योग्राफी, right, and eventually it led to the emergence of quantitative revolution, and earth started became to be studied as interconnected system,
So system analysis came up. ठीक है, सो यही सारी बातें हैं कि मार्क जेफरसन, अगर हम बात करें, वॉल्टर क्रिस्टॉलर, ठीक है, सोशल डार्विनिज्म, ये सब कुछ जो अप्लाई हो रहा है, दैट इज सोशल डार्विनिज्म। ठीक है, रेडजल ने एवोल्यूशनरी आइडियाज यहाँ पे डेवलप किए, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट, समझ रहे हैं। देन वी हैव अवर, वी कैन से, द इम्पैक्ट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो हाँ, यहाँ से हम सारी चीज़ें समझ पाए हैं कि बहुत ही ज़्यादा अगर हम बात करें, मैकिंडर जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे फ्रेंच नेवी, हार्टलैंड थ्योरी ने रिफ्लेक्ट किया इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज एंड लैंड पावर, महान का एम्फसाइज करना सी पावर को, इंडिया जो कि रिमलैंड का पार्ट है, हार्टलैंड का नहीं है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस उसकी लोकेशन से आती है, इंडियन ओशन एट द एज ऑफ यूरेशिया। फिर कार्ल सोवर का डार्विन का एक एक्सटेंशन देना, उनका कल्चरल लैंडस्केप कॉन्सेप्ट, इट वाज लार्जली अ रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। सो ये सारी बातें हैं, इस तरह का इम्पैक्ट देखा गया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन। सो आई होप यू हैव enjoyed. Thank you so much. Please leave a kind feedback if you have enjoyed the class. Thank you.